मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेरा शौहर मुझ पर बहुत शक करता था। ससुराल वालों ने मेरे शौहर को मशवरा दिया कि वो मुझे गंजा कर दे, मेरा सर मंडवा दे। ससुराल वाले मुझे कभी घर से बाहर ना जाने देते। मैं शौहर को यकीन दिलाती कि मैं सिर्फ आपकी अमानत हूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा ना करता। आज मेरे ससुराल वालों ने घर में नाई बुलाया और मुझे जबरदस्ती पकड़ कर गंजा करवा दिया। मेरी शादी एक निहायत हैंडसम अमीर सादे से हुई थी। मेरा शौहर बिल्कुल मेरे सपनों के शहजादे जैसा था। मैं उस्मा, एक हसीन और जमील मगर गरीब लड़की। मुझे कोई भी एक बार नजर उठाकर देख लेता तो मुड़कर जरूर देखता। मेरी अम्मी ने हमेशा यही कहा था कि तुम्हें कोई शहजादा ही ब्याने आएगा। इनकी बात सुनकर मैं हंस कर कहती, अम्मी, इन टूटी फूटी गलियों में, इन कच्चे खस्ता हाल मकानों में लड़कियों को ब्याने शहजादे नहीं बल्कि पक्की उम्र के मर्द आते हैं, जो अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरत के ख्वाबों के सारे रंग चुरा लेते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो थी ही दिल में। तभी तो छुपके छुपके किसी राजकुमार के सपने देखने लगी थी। अलग ही करनी ये हुई कि कोई रिश्ते वाली शकीला वो न जाने शहजादा कहाँ से पकड़ लाई। मेरे लिए रिश्ता लाया गया, बात पक्की हुई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। मेरा शौहर हसीन भी था और अमीर भी। इन्हीं दो चीजों की मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए मर्द में एक तीसरी चीज भी होनी चाहिए, वो है इतबार। लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं खूबसूरती की मूरत दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर बहुत मान किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि यही हुस्न मेरा इम्तिहान बन जाएगा। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, वो पूरे कमरे के चक्कर काटता रहा। इसकी वजह मैं समझने से कासिर थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, उस्मा, तुम तो बहुत हसीन हो। अपने शौहर की बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खुश भी ना हो पाई थी कि इसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बोला, तुम जानती हो मुझे हसीन चेहरों से बहुत नफरत है। चलो उठो, मुंह धोकर आओ, ये मेकअप उतार कर आओ अपने चेहरे से। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई, इतना रोई कि आंखें सूज गई थी। जब मैं बाहर आई तो मेरा शौहर मेरा ही मुंतजिर था। उठकर मेरे पास आया, मेरी थोड़ी हाथ में पकड़कर चेहरा उठाया और बोला, बहुत रो कर आई हो तुम, लगता है पीछे रह जाने वाले आज ना बहुत याद आ रहे हैं। तो इसकी बात सुनकर मैं गुम हो गई थी। मैं अपनी सफाई में कुछ ना बोली थी। फिर ये तो मामूल ही बन गया। मेरा शौहर सारा दिन मुझ में ऐब तलाश करता रहता। जब वो ऑफिस जाता तो रेहान की खालाजाद कजन आमना मेरे पीछे पड़ी रहती। रेहान ने मेरे सजने सवरने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मुझे सजने का बहुत शौक था। जैसे ही मेरा शौहर ऑफिस जाता मैं खूब तैयार होती। मेरी सास भी मेरे शौक पर मुस्कुरा देती, लेकिन आमना मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखती रहती। मैं भी इसे जिलाने की खातिर खूब गहरे रंग के कपड़े पहनकर इसके सामने आती। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार हो रही थी कि रेहान ऑफिस से जल्दी लौट आए। मेरे तो औसान ही खता हो गए। मुझे यूं सजा सवरा देखकर रेहान तो जैसे पागल ही हो गया था। इसने पूरे घर की तलाशी ली, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, यहाँ तक कि छत भी देख ली। फिर हमारे बेडरूम में घुसकर बेड के नीचे दरवाजों के पीछे कुछ तलाशते रहे। मैंने तंग आकर पूछ ही लिया कि किस चीज को ढूंढ रहे हैं। वो चला कर बोले, तुम्हारे आशना को। इनकी बात सुनकर मैं तो ढह सी गई। मुझे तब समझ में आई कि वो ऐसी बहकी बहकी बातें हरकतें क्यों करते हैं। इन्हें तो शक की बीमारी थी। मैंने आमना की जानिब देखा तो बड़े मजे से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई थी कि इन सब के पीछे आमना का हाथ लाजमी है। मैंने रो रो कर इन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया, मगर वो मेरी एक ना सुनते। वो अक्सर मुझे कहते थे कि तुम तो इतनी हसीन हो, न जाने कितनों को पीछे लगाया होगा। यानी मेरा हुस्न ही मेरी सजा था। अगर मैं एक आम सी सूरत की लड़की होती तो शायद रेहान मुझ पर कभी शक ना करते। रेहान ने मेरे लंबे नाखून कटवा दिए। मुझे सिर्फ 2 रंग पहनने की इजाजत थी, सफेद और सियाह। मेरे सजने संवरने से लेकर ढंग के कपड़े पहने ओढ़ने तक पाबंदी लग चुकी थी। मैं छुपके छुपके रोती रहती। अम्मी का घर, पुराना मोहल्ले सब बहुत याद आता था, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपने शौहर को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाकर ही रहूंगी। मैंने खुद को रेहान के रंग में ढाल लिया था। हमारी शादी के बाद से इतने अजीब वाकयात हुए थे कि हम एक दूसरे को समझ ही ना सके। मुझे रेहान की रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो किधर जाता है, कहाँ रहता है, 2-2 दिन तक घर क्यों नहीं आता, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला क्यों कर देता है। आमना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं था। एक दिन रेहान को घर से गए हुए तीसरा दिन था। मैं इनके लिए परेशान भी रही थी जब अचानक इसका एक दोस्त हमारे घर आ गया। इसने मुझे दरवाजे पर ही बता दिया था कि रेहान ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। मैंने इसको घर बुला लिया और आमना ने मुझे कहा कि मैं रेहान का पैगाम सुनूं। तब तक वो
चाय बना देगी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आमना को मुझ पर रहम तो आया। हम दोनों सोफे पर बैठ के देखते ही देखते रेहान के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दस्ते दराजी करने की कोशिश करने लगा। मैंने आमना को मदद के लिए आवाजें दी मगर वो ना आई। तभी एक मर्दाना आवाज आई, उस्मा तुम, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेहान को देखकर मैं घबरा गई। इसका दोस्त तो बाहर भाग गया लेकिन मैं रेहान के हाथों चढ़ गई। इसने मुझे जानवर की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया था। तो मेरी ही दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? आज मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। रेहान ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। रेहान रुको, ये तुम क्या करने चाह रहे हो? बैरूनी दरवाजे से दाखिल होती मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी और रेहान को मुझसे दूर किया और आमना भी मेरी सास के साथ बाहर आई थी। रेहान जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अम्मी ये मेरा मुंह काला कर रही थी। मैंने झट से सारा माजरा सुना दिया। ये भी बताया कि मैं और आमना दोनों घर में मौजूद थी, मैं अकेली नहीं थी। आमना तो उछल ही पड़ी, तुम पागल तो नहीं हो? मैं और आंटी तो शॉपिंग पर गई थी। मेरी सास भी खामोश रही। मैंने दुहाई दी, आंटी सच बोले, बताएं कि आमना आपके साथ नहीं थी। मगर आंटी ने चुप का रोसा ना तोड़ा। मैं हैरान खड़ी इनका मकरू फ्रे वाले चेहरे को तकती रही। रेहान मुझे जान से मार देना चाहता था जबकि मेरी सास ने इसे मशवरा दिया कि मारने के बजाय उस्मा को गंजा कर दो, ना सर पर बाल होंगे और ना ही कोई इसकी जाने मुतवज्जा होगा। मैं चीखती रही मगर आमना और मेरी सास ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था जबकि रेहान कैंची पकड़े मुझे बेदर्दी से गंजा कर रहा था। मेरे बाल काट कर वो मुझे लॉन्च में फेंक कर अपने अपने कमरों में चल दिए। वहीं मैं रोते ससकते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ खबर ना हुई। रात के आखिरी पहर में होश में आई और उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई लेकिन कमरे से आमना और रेहान की आवाजों ने मेरे कदम थाम लिए थे। रेहान, मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें कह रही थी कि इस लड़की का इतबार ना करना। वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं है। मुझे आमना की बातों से अजीब सी वहशत हुई थी। वो मेरा घर उजाड़ना चाहती थी। मैं खामोशी से वापस पलट आई। मुझे मालूम हो चुका था कि इस घर में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मगर क्या ये मैं जाने से कासिर थी? मेरा शौहर, आमना या मेरी सास, इन तीनों में से मेरा दुश्मन कौन था? मैंने इनके मकरू फरेब चेहरों से निकाब हटाने का फैसला कर लिया था। मैं रेहान पर कड़ी नजर रखने लगी थी लेकिन कोई सबूत मेरे हाथ ही नहीं लगता था। मैं शदीद ज़हनी उलझन में थी। आईना देखती तो ऐसा लगता जैसे मैं पागल खाने से भागी हुई हूँ। सर मुड़ा हुआ है, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान। मैं सारा दिन रोती और अल्लाह से मदद मांगती रही। एक दिन मेरी सास और आमना दोनों शॉपिंग पर गई हुई थी। इनके चाहते ही मैं इनके कमरों की तलाशी लेने के लिए बढ़ी मगर दोनों के रूम्स लॉक थे। मुझे शदीद मायूसी हुई लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने रूम में आकर हर चीज का मुख्तलिफ जाविये से जायजा लेने लगी। कपड़ों की अलमारियां तक मैंने खाली कर डाली थी। तिजोरियों को ताले लगे हुए थे। दीवार पे लगे फ्रेम को उतार कर देख रही थी जब एक बड़े से फ्रेम के पीछे से मेरी सास की तस्वीर निकली। वो इनकी जवानी की दिनों की तस्वीर थी। हाथ में नन्हा सा बच्चा था लेकिन वो किसी मर्द के साथ खड़ी थी मगर ये मर्द तो रेहान के वालिद नहीं थे। लाउंज में मेरी सास की तस्वीर जिस मर्द के साथ लगी थी वो तो कोई और था। इस तस्वीर के अंदर जरूर कोई ना कोई राज होगा। मुझे लगा कि मैंने वो तस्वीर नहीं, कोई बहुत बड़ा सुराग ढूंढ निकाला है। सब कुछ वैसा ही करके मैंने फ्रेम सेट किया और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। रेहान हस्बे मामूल घर दाखिल हुआ और हर चीज की तलाशी लेने लगा। इसने मुझसे मोबाइल तक छीन लिया था। वो मेरा ख्वाबों का शहजादा था मगर अब मुझे इसके वजूद से नफरत हो गई थी। वो मेरे पास आकर बैठता तो मेरा सांस रुकने लगता था। बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल था। एक शौहर जो शकी था, शक में बीवी पर कभी कभार हाथ भी उठा लेता था। एक माँ और इसकी बहन की बेटी जो अपने काम से काम रखती मगर सब कुछ इतना भी नॉर्मल नहीं था जितना नजर आता था। पर्दे के पीछे बहुत से राज छुपे हुए थे। यूं ही एक रात रेहान को फिर से शक का दौरा चढ़ा था। इसने मुझे मार पीट कर कमरे से निकाल दिया था। मैं लॉन्च में सोफे पर आकर लेट गई। आधी रात गुजरी होगी जब मैंने आमना को अपने कमरे से निकल कर रेहान के कमरे की जानिब बढ़ते देखा था। इस रात मुझ पर यह इंकशाफ हुआ था कि आमना मेरी और रेहान की लड़ाई के बाद इसके नजदीक होने की कोशिश करती है लेकिन वो आमना से ज्यादा खुलकर बात नहीं करता था। आमना के चाहते ही मैं भी दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई। अंदर से रेहान और आमना की आवाजें आ रही थी। रेहान, इस उस्मा को कब ठिकाने लगाओगे? तलाक दो, इसको जान छुड़वा लो इस बद किरदार लड़की से। आमना, तुम नहीं जानती, मेरे लिए सब इतना आसान नहीं है। मैं उस्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो बद किरदार है, ये मानने को मेरा दिल नहीं मानता। रेहान का जवाब सुनकर मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। आमना ने कहा, हाँ गुजारो फिर जिंदगी अपनी एक बेवफा लड़की के साथ ताकि तुम्हारा किस्सा फिर से दोहराया जाए, एक नए रेहान को जन्म दिया जाए। आमना का लहजा जहर में डूबा हुआ था। मुझे नफरत है दुनिया की
हर औरत से, निकल जाओ मेरे कमरे से, नहीं तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। रेहान की आवाज में जुनून ही जुनून था। आमना कमरे से बाहर आई तो मैं दरवाजे की ओर छुप गई। कमरे से चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी थी। मैंने उस वक्त कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझा। रेहान की जुनूनी आवाजें मुझे बेचैन कर रही थी। मुझसे मजीद खड़ा नहीं हुआ गया तो मैं अपनी सास के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इनके कमरे से भी आवाजें आ रही थी। जी सेठ साहब, जो बोया था वही काट रही हूँ। बस काटते काटते हाथ लहू लहान हो गए हैं और दिल छलनी छलनी, एक पल भी सुकून का मयसर नहीं है। रेहान की हालत रोज ब रोज बिगड़ती जा रही है। आमना ही है जो इसे संभाले हुए है। मुझे तो लगता है कि अगर आमना यहाँ मेरे पास ना होती तो अब तक रेहान मेरे खून से अपने हाथ रंग चुका होता। अपनी सास की बातें सुनकर मैं शदीद खौफ में मुब्तला हो गई। मैं जल्दी से सोफे पर डह सी गई। अगली सुबह हवेली में अजीबो गरीब सरगर्मियां हो रही थी। मैं डरी सहमी एक एक चीज को गौर से परख रही थी। सारा दिन हवेली में खौफ नाचता रहा था। शाम हुई तो मैं तीसरी मंजिल की छत पर चली गई। यहाँ मैं पहले भी कई बार आई थी, लेकिन आज मुख्तलिफ जावे से हर चीज का जायजा ले रही थी। तभी किसी के चीखने चलाने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें नीचे लॉन्च से आ रही थी। वो रेहान ही था। चलो शुक्र मैं इधर थी, वरना आज फिर मेरी दुर्गत बनती। अब तो मेरी सास की भी चीखने की आवाजें आने लगी थी। मैं जल्दी से नीचे आई, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। मैं वो रूम में आकर बैठ गई। मुझे शदीद रोना आ रहा था, लेकिन रेहान की मौजूदगी में रो ना सकी। वो बड़े मजे से टीवी देख रहा था। रेहान का मोबाइल बचा। वो कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था कि अचानक परेशानी के आली में बाहर की जानिब भागा। मैंने खिड़की से इसे गाड़ी में बैठकर घर से जाते हुए देखा। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। अलमारी में सबसे पहले जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी वो रेहान का शनाख्ती कार्ड था। मगर ये क्या, शनाख्ती कार्ड रेहान का था, शक्ल भी इसी की थी, मगर वहाँ दर्ज नाम शहरयार अंजुम था। यानी रेहान ने अपना असली नाम भी मुझसे छुपा कर रखा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये मैं नहीं जानती थी। रेहान की अलमारी पैसों से भरी पड़ी थी। इसके अलावा मुझे और कोई सुराग ना मिला। मैं इतना तो जान गई थी कि रेहान, आमना और मेरी सास फ्रॉड है, लेकिन इनकी हकीकत मुझसे अब तक छुपी हुई थी। इन सब के सामने मैं लाचार मस्कीन थी, जिससे इनको कोई खतरा नहीं था, मगर वो नहीं जानते थे कि असल खतरा ही मैं हूँ। मैंने इनको बेनिकाब करने के लिए हर हद से गुजरने का फैसला किया था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। रात जब शेफ खाना बना कर चला गया तो मेरे खाने में नींद की गोलियां डाल दी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन मैं कर गुजरी। इन तीनों ने रात का खाना बड़े शौक से खाया था। कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर उठकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने आधा घंटा इंतजार किया ताकि वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाए। मेरा एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। घड़ी पर आधा घंटा जैसे ही गुजरा, मैं सबसे पहले आमना के कमरे की जानिब बढ़ी। वो बेसोस सो रही थी। मैंने इसके कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। एक एक चीज उलट पुलट करके देख रही थी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। मैंने आमना की अलमारी खोली। कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन साइड में मेरी तस्वीरें थी। मैं वो तस्वीरें देखकर हैरान रह गई थी। एक तस्वीर में मेरे साथ एक लड़का खड़ा था। वो लड़का जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कभी कभी इसको आइसक्रीम खिला रही थी तो कभी डिनर कर रही थी। शॉपिंग करते हुए मेरे साथ वो लिबास भी पसंद कर रहा था। मैं तो लरस ही गई थी। ये मैं ही थी, मगर वो लड़का बेबसी ही बेबसी थी। आंखों में उभरने वाले आंसू पीकर मैं अपने मिशन में लग चुकी थी। फिर इस लड़के के अलावा भी बहुत से लड़कों के साथ मेरी तस्वीरें आमना की अलमारी में पड़ी थी, मगर क्यों यह भी मुझ पर अफशा नहीं हो सका था। आमना के कमरे की चीजें सेट करके मैं अपनी सास के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अपनी सास की अलमारी से मुझे बहुत अजीब सी मालूमात मिली। एक डायरी थी जिस पर बच्चे की लिखाई में लिखा गया था, मुझे अपनी माँ से नफरत है। दूसरे सफर पर लिखा गया था, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आते हैं। नए डैड बहुत बुरे हैं। आगे आगे राज खुल रहे थे। मुझे औरतों से नफरत है। औरतें बेवफा होती हैं। मेरी माँ ने मेरे बाबा को चीट किया है। सब कुछ साफ साफ दर्ज था। मैं भी डायरी से और भी मालूमात समेट रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से मेरा कंधा हिलाया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख सकूं। मैं पत्थर का बुत बनकर खड़ी रही थी। दो हाथ आगे बढ़े। वो जमीन पर बिखरे हुए कागजात को जल्दी जल्दी समेटने लगे। वो हाथ किसी और के नहीं, रेहान के थे। इन कागजात को अलमारी में रखकर वो मुझे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया। रूम का दरवाजा बंद करके इसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरी हालत बिल्ली के शिकंजे में फंसे हुए कबूतर की सी थी। वो मेरी हालत देख के जान चुका था, उस्मा मैं चाइनीज शौक से नहीं खाता। लगता है तुमने सारी नींद की गोलियां चाइनीज में डाल दी थी। एक तो गोलियां कौरमे में भी डाल देनी
थी ना, वो कह के मार मार के कह रहा था, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कमरे में आओ, मैं तुमसे कुछ कहूँ, कुछ तुम्हारी सुनो, मगर तुम तो आज अनोखा काम ही कर गई हो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वो अजीब अजीब बातें करता चला जा रहा था। मैं शदीद घबराई हुई थी। इसने मुझे कुर्सी पर रस्सी के साथ बांध दिया था और खुद सोने चला गया। मुझे यकीन है तुम ये रस्सियां खो नहीं पाओगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगी। मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। इसकी बात सुनकर मैं सारी रात रोती रही, अल्लाह से मदद की फरियाद करती रही। मुझे नहीं मालूम था कि कल क्या होगा। दुआ करते करते अचानक मेरी आंख लगी। आंख तब खुली जब मुझ पर किसी ने ठंडा ठंडा पानी गिराया था। मेरे सामने आमना बपरी शेरनी बनी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे नींद की गोलियां देने की? वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर चिल्लाती रही। फिर जब वो साइड पर हुई तो मेरी सास आगे बढ़ी। जी बेटा, क्या क्या मालूमात हासिल कर ली आपने? वो अपनी फरेबी लहजे में बोली। वही जो तुम सबकी हकीकत है, तुम सब मेरे दुश्मन हो, धोखेबाज हो। मैं चीख रही थी, आराम से, ज्यादा चिल्लाओ नहीं, कुर्सी पर बंदी बैठी हुई हो, कुछ तो तरस खाओ खुद पर। मेरी सास बोलती जा रही थी, देखो इस डायरी से तुम्हें कितना सच मालूम हो गया होगा। मैं तुम्हें सब तफसील से बताती हूँ, गौर से सुनो। लेकिन पहले इसके हाथ खोलो, इसे आजाद करो। इन्होंने रिहान की तरफ इशारा किया। रिहान ने मेरे हाथों से रस्सियां खोल दी थी। मेरी सास आगे चलने लगी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं भी इनके पीछे चलती इनके बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। सोफे पर बैठकर इन्होंने मुझे भी बैठने का इशारा किया था। मैं भी बैठ गई। देखो उस्मा, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ कि रिहान तुम्हें मारे पीटे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे तुम बहुत अजीज हो, बिल्कुल अपने बच्चों जैसी लगती हो। वो बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। रिहान को औरतों से नफरत अपनी माँ की वजह से हुई है, यानी मेरी वजह से। मैंने रिहान के बाप को धोखा दिया था। मैं इनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरी और रिहान के बाप की मोहब्बत की शादी थी। रिहान की पैदाइश के बाद मैंने रिहान के बाप के दोस्त के साथ गलत ताल्लुकात बढ़ा लिए। मैं इतना गिर गई थी कि हम हर रोज मिलने लगे थे। चंद 6 साल मैंने रिहान के बाप को धोखे में रखा, मगर मर्द बेवफाई की भूख सूंघ ही लेता है। इसके बाप को भी मुझ पर शक हो गया था, मगर कोई सबूत इसके हाथ नहीं लग सका था। 6 साल की बेवफाई के बाद मैं थक गई थी। मैंने रिहान की उंगली थामी और इसे लेकर घर से भागकर सीधा इसके दोस्त के घर आ गई। मैं यहाँ साल भर रही। फिर एक दिन हिम्मत करके खुला के नोटिस इसके बाप को भेज दिए। 3 दिन बाद तलाक के कागजात के साथ एक खत भी आया था। इस पर लिखा था कि मैं तुम्हें कभी तलाक ना देता, मगर तुम ये जो हराम और गुनाह की जिंदगी गुजार रही हो, ये मुझे गवारा नहीं। अब जिसके साथ भागी हो शादी भी कर लेना। मैंने इद्दत पूरी की और शादी कर ली। न जाने वो खत कैसे रिहान के हाथ लग गया था। इसने वो खत पढ़ लिया। बाप के अल्फाज इसके जहन में बैठ गए थे। वो मुझे अक्सर कहता था कि आप गुनाह की जिंदगी गुजार रही हैं, आपने मेरे बाप को धोखा दिया है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया इसका जुनून बढ़ता चला गया। वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी की जान भी ले सकता है, इसलिए मैंने इसके सुतेले बाप यानी सेठ साहब को अमेरिका भेज दिया था। रिहान का असली नाम तो शहरयार अंजुम था, मगर इसने अपना नाम भी बदल लिया था। कहता है इस नाम से तो मेरा बाप पुकारता है, आप मत पुकारो। मेरी सास बताती जा रही थी और रोती जा रही थी। इसकी बिगड़ती हालत के पेश नजर में आमना को यहाँ ले आई। आमना और रिहान की खूब दोस्ती है। अगर आमना ना होती तो मैं अब तक जिंदा ना होती। और जहाँ तक बात है तुम्हारा सर मंडवाने की, वो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब किया था, नहीं तो रिहान तुम्हें जान से मार देता। मैं जानती हूँ अपने रिहान को। मेरी सास खामोश हुई तो मैं बोली, और वो जो मेरी नकली तस्वीरें बनाई गई हैं तरह तरह के लड़कों के साथ, वो? मेरी सास मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। कौन सी तस्वीर? वही जो आमना की अलमारी में पड़ी है। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी तो कोई तस्वीर है ही नहीं। मुझे मालूम हो चुका था कि ये आमना की ही चाल है। मेरी सास ने आमना को बुलाकर पूछा तो वो साफ मुकर गई थी। सब कुछ वासे हो चुका था। ये सब किया धरा आमना का था, लेकिन मेरी सास की आंखों पर इसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। जहाँ तक तुम्हारी बात है उस्मा, तो तुम्हारी शादी इसलिए रिहान से की थी कि तुम बहुत मासूम हो और हसीन हो। मुझे लगा था कि मेरा रिहान तुम्हें पाकर खुश हो जाएगा, मगर हालात मजीद बिगड़ गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरी सास सब कुछ बताकर सोफे से उठकर बाहर निकल गई थी। मुझे रिहान पर बड़ा प्यार आया था। वो तो इस सब में बेकसूर था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। बस ये सब मैं रिहान और मेरी सास को दिखाना चाहती थी। सारा दिन अब सब अपने अपने कमरों में खामोश बैठे थे। मैं लॉन्च में बैठी रही। रात सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चल दिए। मैं सोफे पर लेट गई। मुझे यकीन था कि आज आमना फिर रिहान
के पास जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। यूं ही 3 रातें मैंने लॉन्च के सोफे पर ही गुजार दी। आखिरकार चौथी रात मैंने आमना को रिहान के कमरे की जानिब जाते देखा। मैं खामोशी से उठी और अपनी सास के कमरे की जानिब बढ़ गई और इनको मैंने अपने साथ चलने को कहा। वो हैरानगी से मेरे साथ चल पड़ी। मैंने इन्हें खामोश रहने को कहा था। मैं इन्हें अपने बेडरूम के पास ले गई। मैं नहीं जानती थी कि आमना मेरी सास के खिलाफ आज कुछ बोलेगी या नहीं। आमना रिहान से कह रही थी, रिहान मेरी बात का यकीन करो, खाला ने अपने जैसे ही बद किरदार लड़की तुम्हारे लिए चुनी है ताकि तुम सारी जिंदगी इसका ध्यान करके गुजार दो और वो अपने शौहर के पास जाकर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। वो मेरी खाला है, मैं अच्छी तरह इनकी नीयत को जानती हूँ। तुम इससे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर खाला से तुम्हारा बदला लेंगे। और वो तस्वीर जो मैं तुम्हें अक्सर ला कर दिखाती हूँ, क्या ये सबूत कम है? मैंने अपनी सास की तरफ देखा, वो रो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि डाइन तो आमना है। हम दोनों कुछ भी कहे बगैर पलट गए। सुबह जैसे ही रेहान ऑफिस गए, मेरी सास ने आमना को अपने पास बुलाया। वो हमेशा की तरह मेरी सास से चिपक रही थी, खाला खाला कर रही थी। मेरी सास ने इसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। वो हैरान थी। इन्होंने बस इतना ही कहा कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने आमना को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। रिहान को भी मेरी सास ने आमना की सारी असलियत बता दी थी। ये भी बता दिया कि वो तस्वीरें नकली हैं, क्योंकि मैं तो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं कहाँ इतने महंगे महंगे होटलों में घूमती फिरती। रिहान ने दिल से इतराफ किया कि इन्हें मेरी पाक दामनी पर पूरा यकीन है। ये इनका नफ्सियाती मसला ही है जिसकी वजह से वो मेरे साथ बुरा सलूक करते थे। एक तो बचपन का गम, फिर 5 साल से आमना जैसे दोस्त का साथ। इनका मसला और बढ़ गया था। हमने नफ्सियाती डॉक्टर से इनका इलाज करवाने का सोचा। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। रिहान निहायत अच्छे और ख्याल रखने वाले शौहर साबित हो रहे हैं। मेरी जिंदगी जन्नत बनती जा रही है। अब कभी कभार रिहान को शक का दौरा पड़ जाता है, लेकिन फिर बाद में वो मुझसे माफी मांग लेते हैं। इनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है एक न एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।